गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में आपने उत्सर्जन तंत्र के बारे में समझा और आज का जो वीडियो है उसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो आपका है परिसंचरण तंत्र का। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं परिसंचरण का मतलब क्या होता है। सर्कुलेशन कहते हैं इंग्लिश में इसको, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो सर्कुलेशन कहते हैं। और सर्कुलेशन का मतलब होता है जैसे सर्किल होता है ना, सर्किल अपन कहते हैं सर्किल होता है कहीं पर तो घूमते हैं, तो जैसे किसी के चारों ओर घूमना ये परिभ्रमण या सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, तो मानव में परिसंचरण तंत्र का पाठ जो है इसमें हम पढ़ेंगे हमारे जो हृदय है, हृदय की संरचना है, रुधिर के बारे में बात करेंगे, हम प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे, लसिका के बारे में बात करेंगे, रुधिर का थक्का कैसे बनता है, रुधिर वर्ग कैसे होते हैं। ठीक है, फिर हृदय से रुधिर किस तरह से आगे बढ़ता है, जो शिराएं होती हैं, धमनियां होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे और परिसंचरण तंत्र से संबंधित जो रोग हैं लास्ट में हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा है इसमें परिसंचरण। तो परिसंचरण का मतलब समझ गए हम कि मानव के शरीर में रुधिर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और पुनः उसी स्थान पर आना, ये परिसंचरण कहलाता है। ठीक है, तो रुधिर का परिसंचरण है। अब ये जो रुधिर का परिसंचरण होता है ये दो प्रकार का परिसंचरण है। एक बोलते हैं एकल परिसंचरण और दूसरा होता है दोहरा परिसंचरण। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करें एकल परिसंचरण। अब एकल परिसंचरण का मतलब ये है कि जैसे हृदय है, मान लो ये, अब इसमें हृदय में रुधिर जब जाएगा तो एक चक्र जब लगाएगा तो केवल एक बार ही इस हृदय से निकलेगा। ठीक है, इधर से आया, हृदय में आया, हृदय से वापस इधर गया, फिर इधर आ गया, तो एक बार ही गुजरेगा, तो इसको एकल परिसंचरण कहते हैं। और यदि मान लो हृदय से, ये हृदय है और एक चक्र में जैसे मान लो यहाँ से रुधिर आया इस तरह से, ये कहीं गया, फिर वापस आया हृदय में, फिर कहीं गया और फिर एकत्रित हो गए, फिर वापस यहाँ आया, तो एक चक्र लगाने में यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो इस तरह से आया, ये इधर गया, इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, फिर वापस आया। तो एक चक्र में दो बार जब ये हृदय से गुजर जाता है तो इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार का परिसंचरण है। अब हम समझेंगे इसको एकल परिसंचरण। तो देखिए जैसे ये जो एकल परिसंचरण होता है तो ये जो पीसीज वर्ग के जो जंतु हैं, मछलियां हैं, उनमें इस तरह का पाया जाएगा, क्योंकि उनका हृदय जो होता है वो एक कक्षीय होता है। तो हृदय जो एक कक्षीय होता है तो इसमें क्या होता है, रुधिर जब आएगा, इस तरह से आया रुधिर, शरीर से रुधिर एकत्रित होकर के यहाँ आया हृदय में, और इस हृदय से ये जाएगा, कहाँ पर जाएगा, तो जो गिल्स होते हैं, गिल्स या गलफड़े जिनको कहते हैं, उनमें इनका शुद्धिकरण होगा, तो ये वहाँ पहुँचेगा, वहाँ से फिर पूरे शरीर में इस तरह से जाएगा और फिर वापस पूरे शरीर में घूम करके फिर हृदय में आएगा, फिर इस तरह से। तो ये यहाँ पर एकल परिसंचरण यहाँ पर इसमें पाया जाएगा मत्स्य वर्ग में। दोहरा जो परिसंचरण होता है ये उच्च स्तरीय जंतुओं में पाया जाएगा और ये दोहरा भी दो प्रकार का होता है, अपूर्ण दोहरा और पूर्ण दोहरा। अपूर्ण और पूर्ण का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर उभयचरी वर्ग है, ठीक है, उभयचरी वर्ग है, सरीसृप वर्ग के जंतु हैं, तो इन दोनों में इनका हृदय जो होता है ना वो इस तरह से अपूर्ण चार कक्षीय होता है, यानी दो तो इसमें आलिंद होते हैं, लेकिन निलय जो होता है वो इसमें क्या होता है, अपूर्ण विभाजित होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसमें आता तो हृदय रुधिर इस तरह से है, इस तरह से आता है, लेकिन यहाँ आके मिल जाता है, तो इस तरह से यहाँ पर ये अपूर्ण है। जबकि पूर्ण जो होगा वो पक्षी वर्ग के अंदर है, इसमें पूर्ण होगा, और स्तनधारी वर्ग के जो जंतु हैं उसमें यहाँ पर ये पूर्ण होगा। तो इनका हृदय कंप्लीट क्या होता है, चार भागों में बटा होता है, आलिंद आलिंद निलय और निलय, चार भागों में बटा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये रुधिर का परिसंचरण है। ठीक है, परिसंचरण का मतलब हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान पर
जाना या उसका स्थानांतरित होना, इसको हम परिसंचरण कहते हैं। और ये परिसंचरण दो प्रकार का हो गया, एकल और दोहरा दो प्रकार का, पूर्ण और अपूर्ण, इस तरह से। तो ये यहाँ पर परिसंचरण की बात है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसमें ये जो परिसंचरण है, रक्त परिसंचरण कहते हैं इसको हम, क्योंकि रुधिर यहाँ पर जाता है। तो ये रक्त परिसंचरण फिर दो प्रकार का और होता है, और इसको हम बोलते हैं खुला परिसंचरण, खुला परिसंचरण कहते हैं इसको। और दूसरा होता है बंद परिसंचरण। जो परिसंचरण तंत्र होते हैं, ये तंत्र दो प्रकार का होगा, खुला परिसंचरण तंत्र और यहाँ पर बंद परिसंचरण तंत्र, यहाँ पर दो प्रकार के हैं। अब देखिए, जो खुला परिसंचरण तंत्र है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ जो रुधिर है वो रक्त कोटर होते हैं, जैसे गड्ढे होते हैं ना, ऐसे रक्त कोटर होते हैं, तो रक्त कोटरों से होकर के निकलता है। जबकि बंद परिसंचरण होता है, इसमें जो रक्त है वो रक्त वाहिनियों में ही बहता है। रक्त वाहिनियां जो होती हैं, उन रक्त वाहिनियों में ही बहता है, और यहाँ रक्त कोटर में बहता है। तो ध्यान ही रखना कि यहाँ जो खुला परिसंचरण तंत्र है, इसमें हृदय तो होता है, ठीक है, हृदय के साथ साथ इसमें धमनी भी होती हैं और शिराएं भी होती हैं, ठीक है, ये तीनों तो होती हैं। और ये तीनों तो यहाँ भी होते हैं, हृदय इनमें भी होता है, और यहाँ पर फिर इसमें धमनी है, ये भी इसमें है, और शिराएं हैं, ये भी इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ रक्त केशिकाएं यहाँ पर उपस्थित होती हैं, और यहाँ पर रक्त केशिकाएं अनुपस्थित होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब फिर क्या हो गया कि जैसे यहाँ पर ये हृदय है, हृदय से रुधिर चला तो धमनी लेकर के रुधिर को आ रही है, और ये धमनी आगे जाकर के फिर शाखित होगी और छोटी छोटी धमनी बनाएगी। लेकिन ये धमनी क्या होंगी, लास्ट में ओपन होंगी, खुली होंगी, इस तरह से। और फिर यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से मान लो यहाँ एक गड्ढा हो गया, ये एक रक्त कोटर हो गया, ये एक गड्ढा हो गया, ये एक रक्त कोटर हो गया, और फिर ये रक्त कोटरों से फिर यहाँ पर सिराएं चलती हैं। ये सिराएं यहाँ से रुधिर एकत्रित करती हैं इस तरह से, ठीक है ना, यहाँ पर ये, और ये रुधिर एकत्रित करके कहाँ ले जाएंगी, हृदय की ओर ले जाएंगी। तो धमनी और सिराएं तो यहाँ भी हैं, दोनों में होती हैं, लेकिन यहाँ रक्त किस में आ गया, रक्त कोटरों में। और ये सारे के सारे जो रक्त कोटर होते हैं पूरे शरीर में, ये सारे के सारे मिलकर के, और इनको हम बोलते हैं हीमोसील, ठीक है, हीमोसील कहते हैं। हीमो यानी रक्त, तो इसमें रक्त भरा रहता है, सभी कोटर आपस में मिलकर के इनको हीमोसील कह दिया। तो इस तरह से यहाँ पर ये खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण। अब बंद परिसंचरण में रक्तवाहिनियाँ, धमनी आई इस तरह से सिराओं में, ये धमनी बट गई, अलग अलग शाखाओं में बट गई, फिर ये लास्ट में जाकर के ये रक्त केशिकाएं बन गई, रक्त केशिका आपस में मिली और फिर सिराएं बन गई। तो रुधिर कभी भी खुला हुआ नहीं बहता है इसके अंदर, जबकि यहाँ क्या खुले स्थानों पर बहता है, इसलिए इसको खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये जो खुला परिसंचरण तंत्र है, ये जो आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं, उनके अंदर विशेष कर पाया जाता है। साथ साथ में इसमें मोलस्का के सदस्य हैं, वो भी इसमें पाया जाएगा। और बंद परिसंचरण तंत्र है, ये आपने जूनियर पढ़ा था, एनेलिडा से लेकर के और कॉर्डेटा तक के जितने भी जंतु हैं, सभी के अंदर कैसा होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है। तो ये हमको ध्यान रखना है, खुला और बंद परिसंचरण के बारे में कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से है। अब हम यहाँ पर, ये तो इसका परिचय हो गया, अब हम यहाँ पर बात करते हैं मानव में परिसंचरण तंत्र के बारे में, ठीक है। तो मानव का जो परिसंचरण तंत्र है, उसका हम जब अध्ययन करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले लेते हैं, इसमें रुधिर के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, इसी को रक्त कहते हैं, रुधिर कहते हैं। इसके बाद में फिर दूसरा हम बात करेंगे, इसमें रुधिर वर्ग के बारे में देखेंगे। फिर तीसरा इसमें है रक्त का थक्का बनना,
रक्त का थक्का किस तरह से यहाँ पर बनता है। और चौथा इसके अंदर हम बात करेंगे लसिका तंत्र के बारे में, ठीक है, लसिका तंत्र के बारे में। तो यहां तक तो ये एक रुधिर और इससे संबंधित बातें हैं। इसके बाद में फिर हम बात करेंगे हृदय के बारे में। हृदय की बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना, कौन कौन से भाग उसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है, तो वो आगे देखेंगे। फिलहाल हम इसमें लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें रुधिर के बारे में। तो देखिए यहाँ पर ये रुधिर है और इसको ब्लड कहते हैं, ठीक है, इसी को रक्त कहते हैं। अब इस रुधिर को हम देखेंगे तो रुधिर यहाँ पर क्या होता है, एक विस्कासी प्रकृति का होता है, विस्कस नेचर होता है इसका, ठीक है। तो ये एक गाढ़ा तरल पदार्थ के रूप में होता है, गाढ़ा तरल होता है, तो उसको विस्कासी कहते हैं। और इसका जो पीएच लगाता है वो 7.4 यहाँ पर इसका पीएच होता है ब्लड का। तो ये इसमें है थोड़ा सा, अगर इसका हम स्वाद अगर देखेंगे तो इसका स्वाद नमकीन होता है, इसमें लवण उपस्थित होते हैं तो उसके कारण इसका स्वाद क्या होता है, नमकीन होता है। तो ये इसमें है। रुधिर हमारे शरीर में, इसको हम द्रव संयोजी ऊतक भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के संपूर्ण भागों को जोड़ने का काम करता है। द्रव अवस्था में है तो द्रव कह दिया इसको, और संयोजी ऊतक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जोड़ने का काम कर रहा है, तो तरल संयोजी ऊतक कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे उपस्थित होता है। लगभग 5 लीटर रुधिर व्यक्ति के अंदर पाया जाता है, यानी लगभग 6 से 7% जो है वो इसमें रुधिर उपस्थित होता है। अब इस रुधिर की हम देखेंगे यहाँ पर, तो इसका संगठन देखें रुधिर का, ठीक है। तो इसके अंदर 2 चीजें यहाँ पर हैं रुधिर में। सबसे पहले इसको देखेंगे तो इसके अंदर प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, ठीक है। और दूसरा होता है यहाँ पर रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा की बात अभी चल रही है, कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के उपचार के लिए प्लाज्मा का उपयोग किया जा रहा है। लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, कई कई जगह पर प्लाज्मा बैंक बनाए गए हैं जहां कोई व्यक्ति जाकर के प्लाज्मा को डोनेट करे, स्पेशली जिनके अंदर कोरोना हो गया है और वो कोरोना से ठीक हो गए हैं, तो उनके अंदर उस कोरोना के एंटीबॉडीज बन चुके हैं, तो वो एंटीबॉडीज प्लाज्मा में हैं, उनको लेकर के और रोगी व्यक्ति का उपचार किया जाएगा। इसलिए तो प्लाज्मा यहाँ पर है। प्लाज्मा का मतलब आप समझ लीजिए कि अगर हम रुधिर को लें और रुधिर को छाने, तो छानने पर ऊपर जो रहेंगे वो तो रहेंगी रक्त कणिकाएं, और रक्त कणिकाएं जो होती हैं ये लगभग 45% होती हैं संपूर्ण रुधिर का, जबकि इसका 55% भाग जो होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो ये जो छानने यहाँ ऊपर जो रह जाती है वो तो रक्त कणिकाएं हैं, और नीचे जो निकल जाता है द्रव पदार्थ उसको हम कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा कह दिया इसको। अब इसके बाद में प्लाज्मा में क्या है, प्लाज्मा का भाग कितना है, 55%, और ये जो रक्त कणिकाएं हैं इसको 45% है। तो रुधिर में जो इनकी मात्रा होती है इसको हीमेटोक्रिट्स कहते हैं, हीमेटोक्रिट कहते हैं इसकी प्रतिशत मात्रा को, जो रक्त कणिका होती हैं उनकी प्रतिशत मात्रा को हीमेटोक्रिट कहते हैं, और ये रुधिर में पाई जाएगी। प्लाज्मा की अगर हम बात करेंगे तो इस प्लाज्मा में अगर इसका संगठन देखें हम, इसका कौन कौन से भाग इसके अंदर हैं, तो सबसे पहले हम बात करें इसमें जल की, इसके बाद में इसमें अकार्बनिक पदार्थ इसमें हैं, या इनको लवण कह दो, इसमें उपस्थित हैं। साथ ही साथ इसमें प्रोटीन है, ठीक है, और ये सब पाए जाएंगे। तो देखिए जल की जब तक बात कर रहे हैं तो जल इसमें लगभग 95% इसमें जल उपस्थित है इस प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा जितना है उसका 95% लगभग जल उपस्थित है। और अकार्बनिक जो लवण और जल जो होता है ना, ये जल
ये 95% उपस्थित है। ये इसकी विस्कासी की जो प्रकृति है उसका नियंत्रण करता है। जो रुधिर है वो गाढ़ा होगा या तरल होगा या सांद्र होगा, गाढ़ा होगा, तो वो किस पर निर्भर करेगा? जल पर। ठीक है। इसके साथ साथ में विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ उपस्थित होंगे वो भी किस में होंगे? जल में उपस्थित होंगे। तो ये वितरण का भी काम कर रहा है। ठीक है, ये इसमें है, तो जल यहाँ पर है। दूसरा यहाँ पर है अकार्बनिक लवण। इसमें यहाँ पर Na+Cl- कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो अकार्बनिक आयन है वो उपस्थित रहते हैं। और ये अकार्बनिक आयन इसकी जो लवणता है, लवण की जो मात्रा है इसके अंदर, उसको नियंत्रित करेंगे। ठीक है, विभिन्न स्थानों पर रुधिर से कोशिका में, कोशिका से रुधिर में, इस तरह से एक आवागमन करेंगे। तो ये अकार्बनिक लवण उपस्थित रहते हैं और इनकी मात्रा अलग अलग होती है। प्रोटीन यहाँ पर है, तो प्रोटीन, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन रुधिर में उपस्थित हैं। इसमें जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ठीक है, थ्रोम्बिन इसके अंदर है, प्रोथ्रोम्बिन, जिसको प्रोथ्रोम्बिन के रूप में ये इसमें उपस्थित होती है। तो ये प्रोटीन, अब यदि मान लो इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दें इस प्लाज्मा से, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन प्रोटीन कर दो, तो शेष जो बचेगा उसको कहते हैं सीरम। ठीक है, इसका ध्यान रखना। फाइब्रिनोजन प्रोटीन की हम बात करेंगे, ये रुधिर का थक्का बनाने में काम आती है। तो ये अगर इसको निकाल दो इस प्लाज्मा से, तो शेष जो बता वो सीरम कहते हैं। ये हल्के पीले रंग का होता है। आपने देखा होगा, जैसे मान लो हम कहीं स्क्रैच आ गया, कहीं गिर गए या घाव बन गया, तो उस घाव के स्थान पर कुछ समय बाद में यहाँ पर इसमें पीले पीले रंग का एक पानी सा बाहर आ जाता है, और वो क्या होता है? सीरम होता है। उसमें फाइब्रिनोजन नहीं होती, बाकी सब होते हैं, सीरम होता है। और ये सीरम क्या करता है कि उस घाव में संक्रमण नहीं हो किसी रोगाणु का, तो उस संक्रमण से उस घाव की रक्षा करता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन इसके अंदर है। ठीक है, इसके अलावा इसमें गैसें होती हैं रुधिर के अंदर, इस प्लाज्मा के अंदर गैस हैं। और गैसों में यहाँ पर हम देखेंगे तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, प्लस ऑक्सीजन है, ये इसके अंदर उपस्थित होते हैं। और ये गैसों का वितरण किया जाता है। ठीक है, जहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता है कोशिका ऑक्सीजन ले लेगी और इस प्लाज्मा के अंदर ही CO2 को निकाल देगी, छोड़ देगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसमें है, गैसें हैं। साथ साथ में इसमें जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो इसमें पाए जाते हैं। जैसे इसमें हम देखेंगे यूरिया इसके अंदर है, यूरिक अम्ल इसके अंदर है। ठीक है, जो जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो इस रुधिर में या प्लाज्मा में पाए जाएंगे। साथ साथ में जो पोषक पदार्थ हैं वो पोषक पदार्थ भी इस प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। और इन तीनों का वितरण किया जाता है, रुधिर के द्वारा वितरण किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्लाज्मा की बातें हैं, जो प्लाज्मा उपस्थित होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें रक्त कणिकाओं की। और जो रक्त कणिकाएं हैं उसमें हम जानते हैं 3 यहाँ पर हैं। एक को हमने RBC कहते हैं, दूसरे को WBC कहते हैं, तीसरे को यहाँ पर प्लेटलेट्स कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं हैं। इसमें एक को हम बोलते हैं RBC, नाम जानते हैं आप। दूसरा इसमें है WBC, और तीसरे को हिंदी में बोलते हैं बिंबाणु, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स कहते हैं इसको। प्लेटलेट्स कहते हैं, और ये बिंबाणु यहाँ पर हैं। ठीक है, अब जो RBC हैं, सबसे पहले इसकी बात करें, इसको लाल रक्त कणिका हिंदी में कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं। तो इसी के लिए इसको RBC कहते हैं। ठीक है, साथ साथ में इसको एक नाम और देते हैं एरिथ्रोसाइट।
ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं रक्ताणु, या तो आप इसको लाल रक्त कणिकाएं कह दो, या इसको क्या कहते हैं, हम रक्ताणु कहते हैं। रक्ताणु को इंग्लिश में एरिथ्रोसाइट कहते हैं, और लाल रक्त कणिकाओं को हम आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं। अब ये इसमें है। दूसरी यहाँ पर डब्ल्यूबीसी हमने लिखा है, इनको श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वाइट ब्लड कार्पल्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी, या इनको दूसरा नाम देते हैं श्वेताणु। श्वेताणु को श्वेताणु कहते हैं, ठीक है। और तो इस तरह से यहाँ पर ये रक्ताणु या श्वेताणु कहते हैं इसको। और यहाँ पर तीसरी बिम्बाणु प्लेटलेट्स हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम आरबीसी की। आरबीसी जो होती हैं, ये इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और ये हीमोग्लोबिन जो होता है इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं एचवी, हीमोग्लोबिन। आपने आनुवंशिकी वाले पार्ट में भी समझा था। तो हीमोग्लोबिन इसके अंदर है, और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही ये क्या है, तब वर्णक, रक्त वर्णक कहते हैं, लाल रक्त वर्णक है ये। इसकी उपस्थिति के कारण ही रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है, लाल होता है। संपूर्ण जो रक्त कणिकाएं हैं उनमें 99% मात्रा किसकी होती है, आरबीसी की। 99% किसकी मात्रा है, आरबीसी की। इसीलिए सर्वाधिक मात्रा हो गई तो रुधिर का रंग कैसा दिखेगा, हमको लाल दिखाई देगा। तो ये इसकी मात्रा है। दूसरा यहाँ पर है कि आरबीसी जो होती है, जब प्रारंभ में इनका निर्माण होता है तो इसके अंदर ये केंद्रक है, ठीक है, लेकिन इरिथ्रोसाइट कोष, इरिथ्रोसाइट इनको कहते हैं। तो ये जो आरबीसी प्रारंभ में केंद्रक युक्त हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे जाएगा तो केंद्रक और इसका अधिकांश कोश का द्रव्य इसमें से निकल जाता है, और इस आरबीसी के अंदर यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन भर जाता है, ठीक है। तो सभी स्तनधारी जो होते हैं उनमें ये केंद्रक रहित आरबीसी हैं। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पर, एक तो ऊंट जो होता है, ये अक्सर पूछे जाते हैं, ऊंट है, दूसरा है लामा। ये दक्षिण अफ्रीका जो है, अफ्रीका महाद्वीप, वहाँ पर मिलता है, ऊंट जैसा ही होता है। आप नेट पर इसका नाम देख लीजिए, शकल दोनों की लगभग एक से होगी, बस छोटा सा ही होता है इसका। तो इन दोनों के अंदर जो आरबीसी होती है वो केंद्रक युक्त होती है, जबकि सभी जो होते हैं उनके अंदर केंद्रक रहित होती है, हीमोग्लोबिन भरा रहता है। हीमोग्लोबिन की अगर संरचना को हम देखते हैं तो यहाँ हीमोग्लोबिन की संरचना में Fe+2 ये आयन है, फेरस आयन है, और इसीलिए लाल रंग है इसका। और दूसरा फिर इसमें यहाँ पर ये इस तरह से अल्फा डैश, बीटा और बीटा डैश, ये 4 प्रोटीन श्रृंखला होती हैं, अब पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, और इस तरह से एक हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, ठीक है। हाँ, हीमोग्लोबिन की मात्रा का जहाँ तक प्रश्न है तो 14.5 से 15.5 मिलीग्राम प्रति 100 ml ये स्वस्थ व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन कितना है, हीमोग्लोबिन का परीक्षण कराने जाते हैं, ठीक है। प्रेग्नेंट जो लेडी होती हैं उनको हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराते हैं, कितना हीमोग्लोबिन है, और औसत कितना आ रहा है इसका, 14.5 से 15 लगभग इतना। तो ये औसत है, इतना होना ही चाहिए। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो कम होती है, यानी उसके अंदर आरबीसी कम है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति थकान का अनुभव जल्दी करता है, ठीक है। पहाड़ी जो व्यक्ति होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, उनमें हीमोग्लोबिन या यूँ कहते हैं आरबीसी की मात्रा अधिक होती है। जो समतल क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनकी तुलना में पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों के अंदर आरबीसी की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। कारण क्या है उसका, कि उसका रीजन क्या होता है कि जैसे मान लो ये ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ ये लोग रहते हैं, तो जो समतल क्षेत्र हैं यहाँ जो लोग रहते हैं, तो यहाँ समतल क्षेत्रों में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, आप जानते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे गैस का घनत्व कम होता चला जाता है। तो यहाँ जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है,
कम हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से फिर यहाँ इन व्यक्तियों को श्वास लेने में परेशानी आती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कम है और हमारे अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में हम आसानी से श्वसन कर लेंगे। दूसरा, वो पहाड़ी क्षेत्रों पर रहते हैं, शारीरिक परिश्रम होता है, ऊंचे नीचे क्षेत्रों में आना जाना उनका लगा रहता है, तो वो फिजिकली एक्टिव रहते हैं, तो भी उनको श्वसन ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हीमोग्लोबिन की मात्रा है। जो योगा प्राणायाम करते हैं उनके अंदर भी हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए योगा प्राणायाम करने वाले लोग जल्दी से बीमार नहीं होते क्योंकि अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा है। और हीमोग्लोबिन ज़्यादा तो चेहरा कैसा होगा, लाल टमाटर जैसा। ठीक है, और हीमोग्लोबिन कम होगा तो देखता है ना, डॉक्टर आंखों को यूं करके देखता है तो यहाँ देखता है लाल है या सफ़ेद है। सफ़ेद है तो हीमोग्लोबिन कम है, और अगर ये लाल दिख रहा है तो हीमोग्लोबिन ठीक है। नाखून का ये हिस्सा है, इसको दबा के यूँ देखते हैं, दबाया पीला हो गया, वापस छोड़ा, लाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है तो हीमोग्लोबिन ठीक है। अगर दबा दिया और फिर भी पीला ही है और वो लाल नहीं हो रहा है, इस मतलब हीमोग्लोबिन उसके अंदर क्या होता है, कम होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है आरबीसी के अंदर है। यहाँ जो पुरुष होते हैं, पुरुष और महिला, इन दोनों के अंदर भी आरबीसी की संख्या में अंतर होता है। पुरुष जो होते हैं उनमें 55 से 60 लाख प्रति MMQ ये आरबीसी पाई जाती हैं, 55 से 60। जो महिला होती हैं उनमें 45 से 50 MMQ ये आरबीसी पाई जाती हैं। तो दोनों में अंतर होता है आरबीसी का, इसलिए पुरुष ज़्यादा शारीरिक परिश्रम कर लेते हैं महिलाओं की तुलना में। ठीक है, तो थकान भी पुरुषों को कम आती है महिलाओं की तुलना में, और महिलाओं को थकान आती है, जल्दी आती है, तो मानना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि उनके अंदर आरबीसी कम है इसलिए। हाँ, जो एथलीट्स होते हैं उनकी बात अलग है, उनकी बात तो उनमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 50 से होगा। इधर जो है नॉर्मल पुरुषों में 50 से कम भी हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर है। अब ये जो MMQ हमने लिखा है इसका मतलब क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आरबीसी जो होती है, तो आरबीसी को हमने अभी लिखा 55 से 50 लाख, तो ये गिना होगा ना कहीं, तभी तो संख्या बता रहे हैं इतनी आरबीसी होती हैं। तो इनकी गणना करने के लिए एक इस तरह का कांच की पट्टी का बना हुआ एक प्लेट से होती है, और इस प्लेट को हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। इस तरह से ये हीमोसाइटोमीटर होता है। ठीक है, ऐसे इसमें जाल से बने होते हैं। ठीक है, और इस पर क्या करते हैं, किसी व्यक्ति की आरबीसी की गणना करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके उंगली से या कहीं से एक थोड़ा सा रुधिर लिया और उसकी एक बूंद इस पे डाल दी पट्टी पर, इसको हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। और इस हीमोसाइटोमीटर की पर एक ड्रॉप डाल दी, उसको पूरी को फैला दिया इस पर, फैलाने के बाद इसको सूखने दिया, फिर इसको अवरंजित करते हैं और फिर इसको सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं। तो इसका जो एक एक ब्लॉक है, खाना है, उस खाने में इस तरह से आरबीसी दिखेंगी हमको। तो इसमें कितनी आरबीसी है वो काउंट कर ली, इसके पास में दूसरा खाना है उसकी आरबीसी कितनी है काउंट कर ली। ऐसे हम एक एक खाने की आरबीसी काउंट करते हैं, उनका औसत निकाल लेते हैं, और इनकी जो रेखाएं होती हैं उन पर जो आरबीसी होती हैं उनको काउंट नहीं करते हैं क्योंकि वो दोनों खानों में आती है। तो हम औसत बता रहे हैं, एवरेज बता रहे हैं, 55 से 60 लाख, बीच में 5 लाख का अंतर हो गया। ठीक है, 5 लाख का लगभग अंतर हो गया। तो ये अंतर जो है वो किसके लिए आया है, इस लाइनों के लिए। तो इस तरह से हम ये हीमोसाइटोमीटर की सहायता से आरबीसी की गणना कर लेते हैं, और इससे हम ये देख लेते हैं कि उसके अंदर कितनी आरबीसी उपस्थित हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, आरबीसी जो होती हैं इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो जिसको कहते हैं। बड़ी बड़ी जो हड्डियां होती हैं, लंबी अस्थियां होती हैं, उनके अंदर यहाँ पर ये द्रव पदार्थ भरा रहता है। ठीक है, इसको अस्थि मज्जा कहते हैं। और इस अस्थि मज्जा में स्टेम सेल्स होती हैं, स्टेम कोशिका होती हैं, और उन स्टेम कोशिकाओं से यहाँ पर ये आरबीसी का निर्माण होता है।
WBC का, RBC का, प्लेटलेट्स का, सबका निर्माण वहीं होता है। तो RBC का निर्माण भी कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में होगा। ठीक है, वहाँ से ये निकल के बाहर आती हैं और रुधिर के अंदर पहुँचती हैं। अस्थि, इस RBC का जो जीवन काल है वो 120 दिन औसत होता है RBC का। ठीक है, कहीं कहीं पर इसको 90 से 125 दिन भी लिख रखा है, तो वो औसत है, अपने को ध्यान रखना है। 120 दिन भी औसत है इसका जीवन काल। और उसके बाद में ये क्या होंगी? मर जाएंगी, मृत होंगी। जब ये कणिकाएं RBC मृत हो जाती हैं तो ये फिर रुधिर की सहायता से कहाँ पहुंचेंगी? यकृत के अंदर। और यकृत के अंदर आपने देखा यकृत की संरचना में कुप्फर कोशिका होती हैं। यकृत में कुप्फर कोशिका होती हैं और ये कुप्फर कोशिकाएं यहाँ मृत RBC का अपघटन करती हैं, उसको तोड़ती हैं, नष्ट करती हैं और उनके अपघटन से यहाँ पर पित्त रस का निर्माण होता है। ठीक है, यकृत में RBC के अपघटन से पित्त रस का निर्माण होता है और ये पित्त रस क्या काम करेगा? पाचन प्रक्रिया में सहायक होगा। पित्ताशय में एकत्रित होगा, पित्ताशय से कहाँ जाएगा? ग्रहणी के अंदर जाएगा, वहाँ पाचन प्रक्रिया करेगा या उसका जो माध्यम है उसको परिवर्तित करेगा, क्षारीय माध्यम देगा। तो इस तरह से पित्त रस का निर्माण यहाँ यकृत में होता है। इसके साथ साथ में हमें ध्यान रखना है जिसको हम स्प्लीन कहते हैं। ठीक है, तो स्प्लीन जो होता है इसको कब्रिस्तान कहते हैं, पीलिया कहते हैं हिंदी में, इसको पीलिया कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो ये जो होता है इसको RBC का कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि अधिकांश जो RBC होती हैं उनको इस पीलिया के अंदर नष्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC या RBC का कब्रिस्तान इसको कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये RBC के बारे में है। RBC के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हीमोपोइसिस या एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। हीमोपोइसिस या एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये RBC के बारे में हो गया। दूसरा फिर हम देखते हैं कि RBC के अंदर हीमोग्लोबिन है, जितना हीमोग्लोबिन होगा उतना ही व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये RBC के बारे में है। इसके बाद फिर हम दूसरी कोशिकाएं जो होती हैं उनको लेते हैं और ठीक है, रुद्र की बात कर रहे हैं अभी, तो इसको हम रखते हैं और इसमें फिर हम बात करेंगे अब आगे इसमें WBC की। हाँ जी, देखिए रुधिर यहाँ पर है, इसमें अब हम बात कर रहे हैं WBC की और इनको श्वेताणु हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, श्वेताणु या ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ हमें देखना है कि जो WBC होती हैं इनकी संख्या अगर RBC से तुलना करें, इनकी अनुपात अगर निकालें RBC से, तो ये WBC 1:600 तो 600:1 इन दोनों का आता है RBC का, यानी कि RBC की संख्या ज़्यादा होती है WBC की तुलना में। लेकिन जहाँ इसका आकार देखेंगे तो इसका आकार बड़ा होता है WBC का और ये अनियमित आकार की होती हैं। इनका आकार कैसा होगा? अनियमित आकार का। इस तरह से ये अमीबा के समान अनियमित आकार की हैं। साथ साथ इसमें केंद्रक जो होता है वो स्पष्ट होता है इस तरह से, और इसमें जीव द्रव्य भी पाया जाता है। जबकि RBC में हमने देखा कि केंद्रक बाद में समाप्त हो जाता है और अधिकांश जीव द्रव्य वहाँ से हट जाता है। यहाँ पर जीव द्रव्य भी रहेगा और इसके अंदर केंद्रक भी रहेगा। ठीक है, तो ये WBC है यहाँ पर, और WBC का मेन काम जो होता है वो रोगाणुओं से रक्षा करना होता है, रोगाणुओं से सुरक्षा का काम करते हैं।
ये जो WBC हैं इनकी मात्रा का जहाँ तक प्रश्न आता है तो यहाँ इसमें पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं होता, और ये लगभग 6000 से 10,000 को जो कणिकाएं या कोशिकाएं हैं और प्रति MMQ क्षेत्रफल निकालते हैं तो MM में लिया इसका, तो जो वर्ग निकाले थे ना उसी तरह से हीमोसाइटोमीटर से इनकी गणना करते हैं। तो ये इतनी संख्या इतनी जो संख्या है इनकी, ये संख्या एक स्वस्थ मानव के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, स्वस्थ मानव में इनकी संख्या कितनी है, इतनी। अब यहां देखना है कि यदि मान लो यहां संख्या 12,000 प्रति MMQ हो जाती है किसी व्यक्ति के अंदर WBC की, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं रक्त कैंसर। ब्लड कैंसर या रक्त कैंसर जो होता है वो किसको कहेंगे, जब 12,000 से अधिक होगी तब उसको ब्लड कैंसर कहेंगे। ठीक है, तो ये स्थिति इसके अंदर है। इसके बाद में यहाँ पर अगर ये 6 से कम होता है तो इसको तो ब्लड कैंसर होता है, इसको हम ल्यूकोसाइट्स यहाँ पर ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें तो हाइपर ल्यूकेमिया, हाइपोल्यूकेमिया, कम होगा तो हाइपोल्यूकेमिया, इस तरह से ये इसकी संख्या है WBC की। अब इसके बाद में WBC जो होते हैं इनके प्रकार हैं, और ये 2 प्रकार से मुख्य रूप से विभाजित की जाती हैं। ठीक है, और उन 2 प्रकारों में हम देखेंगे यहाँ पर एक इसमें होता है कणिका में WBC, इनको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरी यहाँ पर होती हैं कणिका रहित WBC हैं, इसको ग्रेन्यूलोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार से यहाँ पर ये हैं ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। कणिका में कणिका युक्त, यानी इनके जीवद्रव्य जो होता है उसमें केंद्र के साथ साथ में कणिकाएं उपस्थित होती हैं, और इसका जो जीवद्रव्य होता है इसमें कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं। अब ये ग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं इनका जो जीवद्रव्य होता है इस तरह से, तो इस जीवद्रव्य में कणिकाएं यहाँ पर उपस्थित होती हैं और इनके अंदर यहाँ पर ये अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, कणिका में जो होती हैं इनको हम 3 प्रकार से विभाजित करते, 3 प्रकार की यहाँ पर हैं। नंबर फर्स्ट जो होती हैं उनको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स, या इनको हम बोलते हैं हेट्रोफिल्स। ठीक है, दूसरी होती हैं एसिडोफिल्स, या इनको हम बोलते हैं इओसिनोफिल्स। तीसरी यहाँ पर हैं वेसोफिल्स। तो 3 प्रकार की यहाँ पर ये हैं। जो कणिका रहित होती हैं ये 2 प्रकार की हैं, एक होती हैं लशकाणु, इनको लिम्फोसाइट्स कहते हैं, और दूसरी यहाँ पर होती हैं मोनोसाइट्स या एक केंद्रकाणु, या इनको मोनोसाइट्स कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये WBC का जो वर्गीकरण है, और ये जो वर्गीकरण दिया है यहाँ पर वैज्ञानिक हैं राइट्स, तो इन्होंने इनको इस तरह से वर्गीकरण दिया इनका WBC का। अब देखिए यहाँ पर ये जो कणिका में जो होती हैं न्यूट्रोफिल्स, हेट्रोफिल्स कहते हैं इनको हिंदी में जो बोलते हैं उदासीन रागी।
एसिडोफिल्स हैं, एसिड यानी अम्ल होता है तो इसको अम्ल रागी कहते हैं। और बेसोफिल्स, बेसो यानी क्षार होता है तो इनको क्षारक रागी कहते हैं। ठीक है, ये इनके हिंदी नाम है। हिंदी नामों से नहीं जाना जाता, ज़्यादातर इनको इंग्लिश नामों से जानते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। यहाँ पर जो उदासीन रागी का मतलब होता है कि आप इसको, ये उदासीन होते हैं, आप इसको अम्ल क्षार किसी भी अवरंजक से रंगेंगे तो ये बैंगनी रंग की हो जाती हैं। ठीक है, बैंगनी कलर इनका आ जाएगा। इनको अगर हम रंगे, ये पहले इसको देख लीजिए, बैंगनी रंग से रंगते हैं इनको, बैंगनी रंग की हो जाती हैं किसी भी कलर से रंगेंगे तो। और दूसरा यहाँ पर इसका ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनकी एक विशेषता होती है कि ये कोश का भक्षण का काम करते हैं। जो रोगाणु आएगा उस रोगाणु का भक्षण करेगा, उसको समाप्त कर देगा। साथ साथ में यहाँ पर ये होता है कि जब रुद्रकेशिका होती हैं तो ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये अनियमित आकार के हैं, ये भी अनियमित आकार के हैं, ये भी अनियमित आकार के हैं। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये इस रक्त केशिकाएँ जो होती हैं, इन रक्त केशिकाओं से होकर के और पार हो जाते हैं और अंतरकोश के स्थलों में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आने की जो प्रक्रिया है इसको केश का पारण कहते हैं। ये जो बाहर आने की प्रक्रिया है, केश का से पार चलेगा तो केश का पारण कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेडोसिस कहते हैं इसको। केश का, कोश का पारण मत कहना, केश का पारण, केश का रक्त केशिका से बाहर चलेगा इसलिए इसको केश का पारण कहते हैं और इंग्लिश में इसको पेडोसिस कहते हैं। तो ये न्यूट्रोफिल्स की एक विशेषता है यहाँ पर। ठीक है, और संपूर्ण जो WBC होते हैं उनका 67% ये न्यूट्रोफिल्स होती हैं। जितनी WBC है उनका 67%। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखते हैं हम एसिडोफिल्स, इओसिनोफिल्स कहते हैं। ये 1 से 3% होती हैं संपूर्ण WBC का। और ये अम्लीय जो अविरंजक होते हैं, रंगने का जो काम करते हैं अविरंजक, तो अम्लीय अविरंजक हैं इओसिन, उसका नाम है इओसिन, इससे इसको अविरंजित करते हैं तो ये गुलाबी रंग की हो जाती हैं। ठीक है, तो हम इनको पहचान लेते हैं कि ये एसिडोफिल्स हैं इओसिन से अविरंजित करने पर। तो ये इसका है, ये यहाँ पर कोश का भक्षण का काम करती हैं लेकिन पारण नहीं दर्शाती। तीसरा यहाँ पर है बेसोफिल्स, और ये जो क्षारक रागी जिनको कहते हैं, ये जो होती हैं लगभग 5% संपूर्ण RBC का यहाँ पर हैं और WBC सॉरी। और इसमें जो बेसोफिल्स हैं इनको रंगने के लिए मेथिल ब्लू क्षारक या क्षारीय अवरंजक होता है मेथिल ब्लू, उससे इनको अवरंजित करते हैं तो ये नीले रंग की हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स 3 हैं और तीनों कैसी हैं, कणिका में हैं। ठीक है, तो ये इसमें पाई जाती हैं। दूसरी यहाँ पर है कणिका रहित। कणिका रहित में हम देखेंगे मोनोसाइट्स या एक केंद्रकाणु। तो इनमें केंद्रक जो होता है वो एक केंद्रक पाया जाएगा और जो 2 पालियों में बटा होगा इस तरह से, और दोनों पालियाँ जो होती हैं वो एक पतली सेतु द्वारा जुड़ी रहती हैं। और सभी ये WBC जो हम देख रहे हैं, एक लशकाणु को छोड़ दो, लशकाणु की आकृति गोल होती है और इसका केंद्रक एक पाली का होता है, एक इस तरह से होता है। बाकी जितनी भी होती हैं इन सब का केंद्रक 2 या 2 से अधिक पालियों में बटा रहता है और वो पाली आपस में जुड़ी रहती हैं। जैसे यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स हैं तो न्यूट्रोफिल्स में इसका केंद्रक 2 पालियों में बटा है, किसी का 3 पालियों में बटा है, एसिडोफिल्स किसी का 4 पालियों में बटा है, इस तरह से। तो ये पालियों में बटे होते हैं और ये केंद्रक, इसलिए जो ये न्यूट्रोफिल्स या कणिकाएँ होती हैं इनको हम बहुकेंद्रकीय कणिकाएँ भी कहते हैं। तो ये इसमें हैं। ऐसे एक केंद्रकाणु का 2 पालियों में बटा हुआ जुड़ा रहता है, मोनोसाइट्स कहते हैं। ये जो होती हैं ये कोश का भक्षण का काम करती हैं। और मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स 2 को ध्यान रखना है। मोनोसाइट्स M और के बाद आता है N, ऐसे याद कर लेना। मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स ये 2 जो होती हैं ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की प्रथम पंक्ति का निर्माण करती हैं।
फर्स्ट लाइन बनाती है हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है, यानी सबसे पहले सुरक्षा का काम ये करेंगे, ये उन रोगाणुओं से लड़ेंगे एएमएन, तो मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये इसमें है। मोनोसाइट्स होते हैं जब ये केशिका के अंदर होते हैं तो छोटे आकार के होते हैं इस तरह से, लेकिन जब ये अंतरकोश के स्थल में आते तो ये बड़े आकार के हो जाते हैं इस तरह से, तब उन्हें बृहद वक्षकाणु कहते हैं। बृहद, इनको बृहद वक्षकाणु कहते हैं, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैक्रोफेजेज। मैक्रोफेजेज कहते हैं, बृहद वक्षकाणु कहते हैं। और ये फिर यहाँ पर अंतःकोश के स्तरों में जो रोगाणु होते हैं उनको नष्ट करने का काम करते हैं। इस तरह से यहाँ पर है। दूसरा यहाँ पर होता है एक लशकाणु है। लशकाणु जो होता है वो लसिका तंत्र के अंदर, हम इसकी बात और करेंगे लशकाणु की। तो लशकाणु जो होते हैं ये WBC होते हैं एक प्रकार के, लेकिन ये WBC इस रक्त केश का होती है, इनसे छन के यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, और तो इनको लशकाणु कहते हैं। और ये लशकाणु फिर लसिका वाहिनियों में प्रवेश कर जाते हैं, अंतरकोश के स्तरों में आते हैं, है ना। तब तो ये बृहद जो अंतरकोश के स्तरों में उपस्थित WBC हैं, लेकिन जैसे ये लसिका वाहिनी में प्रवेश कर जाते हैं इनको लशकाणु कहते हैं। और ये भी सुरक्षा का काम करते हैं, रोगाणुओं से सुरक्षा का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये WBC हैं। WBC के प्रकार हैं जो हमें यहाँ पर इनकी कुछ विशेषता ध्यान रखनी है अवरंजन के आधार पर, इस तरह से। इसके बाद में तीसरी जो रक्त कणिकाएँ हैं लास्ट, उसकी हम बात करेंगे। और उन रक्त कणिकाओं में हम लेते हैं प्लेटलेट्स या बिंबाणु कहते हैं इनको। और ये मेगाकैरियोसाइट्स कोशिका होती हैं, उनसे इनका निर्माण होता है। तो इनके बारे में ज़्यादा नहीं है, हमको याद रखना है बिंबाणु या इनको प्लेटलेट्स कहते हैं। और ये जो प्लेटलेट्स या बिंबाणु हैं इनका निर्माण होता है मेगाकैरियोसाइट्स। इनका केंद्रक बड़ा है, मेगाकैरियोसाइट्स कहते हैं। और इनका निर्माण भी कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। तो इनका निर्माण जब होता है तो ये जो मेगाकैरियोसाइट्स कोशिका होती हैं, इस तरह से मान लो ये मेगाकैरियोसाइट्स हैं, तो ये कोशिका अनेक भागों में इस तरह से बट जाती है, टूट जाती है। और फिर यहाँ पर इस तरह से अनियमित आकार की ये कणिकाएँ बन जाती हैं। और इन कणिकाओं को ही हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। प्लेटलेट्स जो होती हैं उनमें केंद्र क्या होता है? अनुपस्थित होता है। और इनके अंदर प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन ये जो प्रोटीन है वो उपस्थित होती है। ठीक है, जो कि रक्त का थक्का बनाने का काम करेगी। तो ये जो प्लेटलेट्स होती हैं इनकी विशेषता यहाँ पर यही है कि जब तक ये रुधिर के अंदर उपस्थित होती हैं इस तरह से, तब तक तो ये इसके अंदर भ्रमण करती रहती हैं। लेकिन जैसे ही शरीर में कहीं घाव हुआ तो घाव होने पर रक्त केशिकाएँ फटेंगी। रक्त केशिकाओं के टूटने से प्लेटलेट्स यहाँ पर बाहर आएंगी रक्त के साथ में, और जैसे ही ये वायु के संपर्क में आएंगी वैसे ही ये फट जाती हैं। और इनके फटने से इनकी जो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन है वो बाहर आ जाती है और वो रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्लेटलेट्स बिंबाणु होते हैं। आपने देखा है कि डेंगू जब होता है, डेंगू है ना, सुना है आपने, डेंगू जब होता है तो कहते हैं उसमें प्लेटलेट्स कम हो गई। कभी कभी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके अंदर भी प्लेटलेट्स कम हो गई, ऐसा भी हम सुनते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है कि उनके अंदर जो मेगाकैरियोसाइट्स के निर्माण की प्रक्रिया वो स्लो हो जाती है, कम हो जाती है, और ऐसी स्थिति में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर है बिंबाणु के बारे में। इनका जीवन काल 1 से 6 या 7 दिन का होता है। इसके बाद ये समाप्त हो जाती हैं, फिर दोबारा बन जाती है, बनती रहती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये रक्त कणिकाएँ हैं और ये रक्त का संगठन यहाँ पर है।
ठीक है। जो लसिका कोशिकाएं लिम्फोसाइट्स जो हमने देखा वो भी दो प्रकार की हैं। इधर देखिए यहाँ पर ये लसिकाणु जो हमने कहा था ये दो प्रकार के हैं, बड़े हैं, बड़े लसिकाणु और छोटे लसिकाणु आकार के आधार पर दो प्रकार के लसिकाणु होते हैं। और ये यहाँ पर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं इनको, और ये एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं, प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं और रोगाणुओं से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये रुधिर के अंदर ये रक्त कणिका उपस्थित हैं। तो ये इस वीडियो में हमने यहाँ पर जो समझा है वो परिसंचरण के बारे में समझा है, कौन कौन सा परिसंचरण है, किस प्रकार से है, रक्त के अंदर जो कणिकाएं हैं वो किस तरह से, रक्त के अंदर और क्या उपस्थित होता है वो हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, इससे अगला जो हम वीडियो यहाँ पर लेंगे तो उसके अंदर हम रुधिर वर्ग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रुधिर वर्ग किस तरह से होता है, कैसे होता है, और फिर रुधिर वर्ग के साथ साथ रुधिर वर्ग की वंशागति हमने पहले भी देखी है, यहाँ भी हम उसको डिस्कशन करेंगे। साथ में रुधिर का थक्का किस तरह से बनता है वो भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो समझ में आया होगा, आप वीडियो देखते रहिए। जब तक ऑफलाइन क्लास चालू नहीं होती आप वीडियो देखते रहिए, हमको निश्चित रूप से बहुत कुछ समझ में आएगा और इसके जो नोट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे, आप उनको पढ़िए। ठीक है, तैयारी तो करनी ही है, आगे नीट की भी करनी है, आगे फिर हमको आगे साइंस पढ़नी है, तो निश्चित रूप से काम आएगा। आज जो समय व्यर्थ जा रहा है बिना पढ़े, उससे बेटर तो ये है कि हम वीडियो देखें और वीडियो को समझें। ठीक है, कोई डाउट्स हैं आप फ़ोन कर सकते हैं और अपने जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।